तो कैसे सोचें उस भाषा में जो आप सीखना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अब हम इस भाषा में या इस लैंग्वेज में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हम उस भाषा में सोचना और उस भाषा में इवन हम सपने भी देख सकते हैं। तो कैसे डेवलप करें एक सेकंड ब्रेन जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको सबसे पहले उनके ग्रामर के रूल, वोकैबलरी, उनकी प्रोनाउंसिएशन और यही नहीं आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मास्टर करनी पड़ती है, तब जाके आप एक लैंग्वेज सीख पाते हैं। बट यहीं पे फिर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि आइए इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, 2 महीने में इंग्लिश सीखिए, 3 महीने में इंग्लिश सीखिए। बट ऐसी चीज़ें कोई हेल्प नहीं करती, बस आपको स्ट्रेस देती है। जब आप उनके लिमिटेड टाइम पीरियड में वो चीज़ क्लेम नहीं कर पाते तो आप खुद को स्ट्रेस देने लगते हैं। Meanwhile, ज्वाइन करें हमारा 2 महीने का कोर्स एंड मास्टर इंग्लिश। तो आप इन सब बातों में ना पड़े और आइए देखते हैं कि आप कैसे सेकंड ब्रेन डेवलप कर सकते हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। तो सेकंड ब्रेन डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर गोल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं अपने काम के लिए, कि आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। तो आप पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करेंगे। अपने गोल से रिलेटेड वोकैबलरी, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन सीखने चाहिए ताकि आप इमीडिएटली वो सारी चीज़ें आप अपने गोल के लिए यूज़ कर सकें। सिमिलरली अगर आपका गोल अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करना, कलीग्स के साथ चैट करना, बेसिक डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है आपका पर्पस, तो आपको उसी के बेसिस पे वोकैबलरी, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन सीखने चाहिए ताकि आप यूज़ कर सके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ आपको कैसे एक सेकंड ब्रेन डेवलप करने में हेल्प कर रही है। सो बेसिकली जब भी आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाओगे तो आप बिना ट्रांसलेट किए ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करने लगेंगे और ऐसे ही आपकी इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी डेवलप होने लगेगी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर गोल and start your journey from there. Second is importance of having an understanding of culture. तो इंडिया में हम एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि है हमारी डाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे दूसरी भाषा में जो स्लैंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो हम समझ पाते हैं। अब जैसे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत सारे जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाबी, इन सब के स्लैंग्स बहुत ईजीली समझ पाते हैं। और वो लोग इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि उनको कल्चर अंडरस्टैंडिंग है इन सारे स्टेट्स की। यही कल्चर अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है इंग्लिश के लिए भी, ताकि जब कभी हम ऑस्ट्रेलियन शो देखें या ब्रिटिश शो देखें तो उनके एक्सप्रेशन, स्लैंग्स हम ईज़िली समझ पाए और हमें कोई फॉर्मल क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े। और कल्चर अंडरस्टैंडिंग आपको साथ ही साथ क्या पोलाइट है, क्या इम्पोलाइट है, क्या फॉर्मल है, क्या इनफॉर्मल है, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी हेल्प करती है। मैंने कई बार देखा है कि जब लोग किसी फॉरेनर से बात करते हैं तब वो कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं जो काफ़ी इम्पोलाइट होता है और वो आगे वालों को काफ़ी रूड लगने लगता है। हालांकि उनकी इंटेंशन नहीं होती है ऐसी, लेकिन फिर भी वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सारी गलतियाँ कर देते हैं। हालांकि फॉरेनर्स ये सारी गलतियाँ माइंड नहीं करते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें ये सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। हर कोई आपकी गलतियाँ माइंड ना करे और इग्नोर करे, ऐसा हर जगह नहीं होगा। जैसे आप अगर एमएनसी में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर गए हैं जहाँ पे आप लोकल से बात कर रहे हैं, तो वो लोग हर बार आपकी गलतियाँ इग्नोर नहीं करेंगे, माइंड नहीं करेंगे। तो यहीं पे एक बहुत ही अच्छे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज काम आती है। तो इसी से आप सीख सकते हैं कि कहाँ पे आपको पोलाइटली बात करना है, कहाँ पे आप कैजुअली बात कर सकते हैं, कहाँ पे आपको फॉर्मली बात करना है और कहाँ पे आपको इनफॉर्मली बात करना है। थर्ड इज़ स्टॉप ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग। तो शुरुआत में तो ऐसा होता ही है, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो जितनी भी वोकैबलरी होती है उसे हम अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं, और ऐसा करना ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, है ना। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है
तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे वर्ड्स ट्रांसलेट ना करें। आपको ऐसी बुक्स, स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए जहाँ पे आपको सारे वर्ड्स का मतलब ना पता हो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी वोकैबुलरी को लेके। और मैं समझ सकती हूँ शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स होगी, बट बिलीव मी, ऐसा करने से आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इससे आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे इंग्लिश सीखने में और आपको एक बूस्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें सेंटेंस बनाना आ जाते हैं बट हम अलग अलग वोकैबुलरी लर्न करने में ही लगे रह जाते हैं और वोकैबुलरी याद करना एक काफ़ी ही टायरसम और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिससे अक्सर लोग बोर हो जाते हैं और बाद में उनका मन भी नहीं करता कि वो इंग्लिश सीखें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सारी वोकैबुलरी लर्न ना करें और ख़ुद को इस टायरसम एंड बोरिंग प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। जैसे जैसे आप पैसेजेस पढ़ेंगे, बुक रीड करेंगे, आपकी गेसिंग की पावर अच्छी होने लगेंगी। इस तरीके से आपको इस बोरिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बिल्ड कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट इज डोंट लुक अप द डेफिनेशन इन योर नेटिव लैंग्वेज। मैं जानती हूँ मैंने अभी आपको बोला है कि डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जब भी ऐसा ज़रूरत पड़े जहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने की ज़रूरत पड़े, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने मदर टंग में उस वर्ड की डेफिनेशन को ना देख के, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही डेफिनेशन उसका सर्च करें। इससे क्या होगा, एक तो आपको उस वर्ड को इंग्लिश में समझाना आ जाएगा और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उस वर्ड के साथ साथ आप 2-4 वर्ड और सीख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी वर्ड पावर है वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं कि ये जो प्रोसेस है ईजी नहीं होगा और इस प्रोसेस में आपकी काफ़ी मेहनत लगने वाली है और काफ़ी टाइम भी। बट ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि लैंग्वेज मास्टर करना आसान है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और आप एक कंप्लीट यूज़र बन सकते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज के लिए। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी करनी है तो आपको पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना होगा, आपको एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी लेनी होगी, प्लस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको सारे वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करने अपनी मदर टंग में। और अगर आप सेंटेंस या वर्ड्स को ट्रांसलेट कर भी रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप उन वर्ड्स को या उन सेंटेंसेस को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट ना करके अगर इंग्लिश में सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करें। अब हमारा लास्ट स्टेप है स्टार्ट फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस। तो शुरुआत में लोग कहाँ गलती करते हैं कि जब वो कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो उसी वे में बनाते हैं जिस वे में वो अपनी मदर टंग में सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें लोग यूजुअली भूल जाते हैं कि जब हम अपनी मदर टंग में कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और लंबे लंबे सेंटेंस बना लेते हैं, जो कि शुरुआत में हमें अवॉइड करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखते टाइम पे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कोई मैसेज पास कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। फिर आप इन छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये बड़ा ही ईजी और इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए सेंटेंस क्रिएट करने में। जब आप इस प्रोसेस में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना लेंगे। तो मेक श्योर अगर आपको अपना सेकंड ब्रेन डेवलप करना है तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और आप जल्दी ही इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो दीज टिप्स टू बिल्ड योर सेकंड ब्रेन एंड फॉलो अस फॉर मोर टिप्स एंड लेसन्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।